हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज हम फिर आपके लिए एक बेहतरीन सीरीज लेकर के आ रहे हैं जो कि है केमिस्ट्री के अगले लेसन को। आप जैसा कि डेली देख पा रहे हैं कि हम डेली एक एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो। ओके बच्चों, ये नीट वाले बच्चे भी देख सकते हैं, उनके लिए भी है, और पीएनएसटी वाले तो देख ही सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो आज जो है आयनिक साम्य वाले टॉपिक को लेकर के हम आपके सामने कुछ अच्छे क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इनमें से कुछ इजी और इक्का दुक्का आपके लिए टफ हो सकते हैं। चलिए, लेकिन टॉपिक बहुत मजेदार है, तो निकाल करके देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमने आपके लिए निकाला है। याद रखिएगा, टॉपिक का नाम है आयनिक साम्य। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, प्रबल विद्युत अपघट्य का उदाहरण कौन सा है। यहां पर देखिए आप कि इसमें से कौन सा आपके लिए प्रबल विद्युत अपघट्य हो सकता है। क्या यहां पर यूरिया आपके लिए प्रबल विद्युत अपघट्य है? क्या यहां पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपके लिए प्रबल विद्युत अपघट्य है? क्या शर्करा या फिर सोडियम एसीटेट? दिमाग लगाइए, 10 से 15 सेकंड में आपको अपना डिसीजन लेना है कि कौन सा सही होगा। ठीक, जैसा कि मैं हर बार कहता हूं, पेज निकाल लीजिए। इस बार 20 क्वेश्चन का ये टेस्ट है। 20 क्वेश्चन आप लिख लीजिए, फटाफट 20 नंबर लिख लीजिए, और जो आपका सही ऑप्शन हो उसको चुनिए, और फिर बाद में आप सही और गलत का टिक लगाइएगा। इससे आपका टेस्ट भी हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा आपके कितने अंक आने। आज के टेस्ट में जो बच्चा, याद रखिएगा, 17 प्लस लेके आएगा, ये मान के चलिए उस बच्चे को इस अध्याय का क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्जाम में बन जाएगा। ठीक है, 17 प्लस नंबर जो लेके आएगा। ठीक है बेटा, चलो, तो आपने अपना डिसीजन ले लिया होगा। तो मैं बता दूं, यूरिया तो विद्युत अपघट्य है ही नहीं, शर्करा विद्युत अपघट्य है नहीं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल विद्युत अपघट्य है, जबकि यहां पर प्रबल पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या होगा? सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट मतलब CH3COONA, दैट्स अ राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या चुना गया है, ये देखिए। इसमें लिखा कौन सा लुईस अम्ल नहीं है। कौन सा लुईस अम्ल नहीं है? ठीक, लुईस अम्ल कौन नहीं होता? लुईस अम्ल वो नहीं होता बेटा जिसमें केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूरा नहीं होता। ठीक, तो चलिए, मैंने हिंट तो दे दी आपको, गलती हो गई मुझसे। पहले मुझे आपका क्लू जानना है। निम्नलिखित में से कौन सा लुईस अम्ल नहीं है? क्या CO, क्या SiCl4, क्या SO3, क्या Zn++? कौन है जो लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करेगा? कौन होगा, सॉरी, कौन है जो लुईस अम्ल नहीं है, मुझे ऐसा बताना है। जो लुईस अम्ल नहीं है, दिमाग लगाइए। CO, SiCl4, SO3, Zn++, कार्बन मोनोऑक्साइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, या जिंक द्विधनावेशित आयन। आपने अपना आंसर चुन लिया होगा। मैं आपको बता दूं बेटा, यहां पर लुईस अम्ल नहीं है। ठीक, लुईस अम्ल नहीं है। तो लुईस अम्ल नहीं है मतलब क्या बोलेंगे? लुईस क्षारक है। लुईस अम्ल नहीं है मतलब क्या है? लुईस क्षारक है। तो लुईस क्षारक की संज्ञा किसको दी गई है? लुईस अम्ल नहीं है मतलब लुईस क्षारक है। लुईस क्षारक की संज्ञा किसको दी गई है? जिसमें केंद्रीय परमाणु के ऊपर क्या होता है? एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। केंद्रीय परमाणु के ऊपर क्या होता है? एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। तो यहां तो नहीं है भाई, देख लो, SiCl, Cl, 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 यहां तो 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों काम में आ गए सिलिकॉन के। Zn में तो है नहीं, Zn के पास जो इलेक्ट्रॉन थे वो तो त्याग दिए उसने। SO3 में भी नहीं, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 के 6 ऑक्सीजन से साझा हो चुके हैं। तो ये 3 गलत हो जाते हैं, और राइट आंसर आ जाएगा ये देखिए, यहां पर कार्बन के ऊपर एक लोन पेयर है। ठीक है, कार्बन के ऊपर एक लोन पेयर है, और साथ में ऑक्सीजन के पास भी क्या है? 2 लोन पेयर हैं। तो हम कहेंगे ये लुईस अम्ल नहीं है बल्कि लुईस क्षारक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा है। निम्न साम्य अभिक्रिया को देखकर सही कथन का चयन कीजिए। तो यह क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? सही कथन का चुनाव करना है। आपको सही कथन का क्या करना है? चुनाव करना है। तो अभिक्रिया तो आपने देख ली, HClO4 परक्लोरिक अम्ल H2O के साथ क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन देता है और साथ में परक्लोरेट आयन देता है। तो यहां पर सही क्या है?
HClO4 H2O का संयुग्मी अम्ल है, नंबर 1। H3O प्लस H2O का संयुग्मी क्षार है, नंबर 3। H2O H3O प्लस का संयुग्मी अम्ल है, और नंबर 4 ClO4 माइनस HClO4 का संयुग्मी क्षार है। तो राइट आंसर पर चूज कर लीजिए, टिक लगा लीजिए आप कि आपके हिसाब से सही उत्तर क्या होगा। राइट आंसर को चूज कर लीजिए, क्या होगा? पहला होगा ए, बी, सी या डी? क्या होगा आपके हिसाब से राइट आंसर? चलिए, आपने उत्तर का चुनाव कर लिया होगा, आपने अपने उत्तर का चुनाव कर लिया होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, यहां पर HClO4 जो है, देख लो आप क्या हो रहा है, इसके द्वारा H प्लस को त्यागा जा रहा है, ठीक है। किसी अम्ल द्वारा प्रोटॉन को त्यागने से बना क्षार क्या होता है? उसका संयुग्मी क्षार। तो ये जो है ये संयुग्मी क्षार है किसका? इस अम्ल का। तो देखो ये कहां लिखा हुआ है, तो ये चौथे नंबर पर लिखा हुआ है कि ClO4 माइनस HClO4 का क्या है? संयुग्मी क्षार। तो ये राइट होगा, ठीक है ना। H2O का H3O प्लस संयुग्मी अम्ल नहीं बल्कि संयुग्मी क्या है? क्षार। H3O प्लस H2O का संयुग्मी क्षार है, ये भी गलत है, ठीक, और ये तो गलत है ही। तो राइट आंसर ये होगा, किसी अम्ल द्वारा प्रोटॉन को त्यागने से बना क्षार उसका संयुग्मी क्षार होता है, तो ये इसका संयुग्मी क्षार है, ये बात ये कहता है, तो ये राइट कह रहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रबल संयुग्मी क्षार है? निम्नलिखित में से कौन प्रबल संयुग्मी क्षार है? क्या वो Cl माइनस है? क्या वो CH3COO माइनस है? क्या वो SO4 डबल माइनस है? क्या वो NO2 माइनस है? निम्न में से कौन प्रबल संयुग्मी क्षार है? कौन प्रबल संयुग्मी क्षार है? आपको यहां पर यह बताना है, कौन प्रबल संयुग्मी क्षार है? Cl माइनस, CH3COO माइनस, SO4 डबल माइनस, NO2 माइनस। कौन है? कौन है प्रबल संयुग्मी क्षार? बच्चों वाला सवाल है ये, बच्चों वाला, बहुत आसान। प्रबल संयुग्मी क्षार, तो इसका राइट आंसर आपने चुन लिया होगा। इसका राइट आंसर आएगा बेटा सेकंड। दुर्बल अम्ल का संयुग्मी क्षार कैसा होता है? प्रबल होता है। ये आपको बताया गया है, ये आपको सिखाया गया है, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए आगे और चलते हैं। NH2 माइनस का संयुग्मी अम्ल कौन सा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सरल क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं NH2 माइनस का संयुग्मी अम्ल, बच्चों वाला सवाल है ये, ठीक। NH2 माइनस का संयुग्मी अम्ल कौन सा है? तो NH2 माइनस का संयुग्मी अम्ल जो है वो है NH3, ठीक। NH3, NH4 प्लस, NH2OH और N2H4 में से राइट आंसर आएगा क्या? NH3। ओके बेटा, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अम्ल की प्रबलता उसकी किस प्रवृत्ति पर निर्भर करती है? एक अम्ल की जो प्रबलता है उसकी किस प्रवृत्ति पर निर्भर करती है? दिमाग लगाइए। क्या प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति पर? क्या प्रोटॉन दान की करने की प्रवृत्ति पर? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति पर? या फिर इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति पर? किसी अम्ल की प्रबलता उसकी किस प्रवृत्ति पर निर्भर करती है? प्रोटॉन ग्रहण करने की, प्रोटॉन दान करने की, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, या इलेक्ट्रॉन दान करने की? किस प्रवृत्ति पर निर्भर करती है? सोचिए, राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा बेटा प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति पर। कोई अम्ल जितनी तेजी से प्रोटॉन का दान करेगा वह उतना ही अच्छा क्या होगा? तो हम कहेंगे वह उतना ही अच्छा अम्ल होगा, ठीक। बेस्ट अम्ल वही होगा जो ज्यादा से ज्यादा तेजी से प्रोटॉन का दान कर सके। चलिए फिर आगे चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, देख लीजिए। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन जो है वह कैसा होता है? क्षारीय होता है, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट लवण है। तो सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन कैसा है? क्षारीय है। और जलीय विलयन क्षारीय कब होता है? जब प्रबल क्षार किससे जुड़ता है? दुर्बल अम्ल से जुड़ता है, ठीक। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय है, क्यों? जब प्रबल क्षार किसी दुर्बल अम्ल से जुड़ता है तो जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है। तो देखिए प्रबल क्षार कहां लिखा हुआ है?
इन दोनों में लिखा हुआ है प्रबल क्षार, प्रबल क्षार के साथ दुर्बल अम्ल कहाँ है ये, तो ये तीनों गलत हो जाते हैं। ठीक, राइट आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, चलिए इस पर टिक कीजिए, ये भी बच्चों वाला सवाल है अपना। MgOH ट्वाइस के जलीय विलयन की विलेयता x है। MgOH ट्वाइस के जलीय विलयन की विलेयता x है, तो इसका विलेयता गुणनफल Ksp क्या होगा। बच्चों वाला सवाल है। MgOH ट्वाइस के जलीय विलयन की विलेयता x है, तो इसका विलेयता गुणनफल Ksp क्या होगा। 4x की घात 3, 108x की घात 5, 27x की घात 4 या 9x। राइट आंसर क्या होगा, दिमाग लगाइए, सोचिए क्या होगा। यदि MgOH ट्वाइस के जलीय विलयन की विलेयता x है, वैसे विलेयता को अपन s लेते हैं लेकिन इसने x दिया हुआ है, तो फिर विलेयता गुणनफल Ksp की वैल्यू क्या होगी। उम्मीद है आपने आंसर चुन लिया होगा। MgOH ट्वाइस हमारा Ab2 प्रकार का एक विद्युत अपघट्य है, तो सीधी सी बात है जो Ab2 प्रकार का होता है उसके लिए क्या होता है, 4x की घात 3 राइट आंसर आता है। 4x की घात 3 राइट आंसर आता है। ठीक है बेटा, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण जल में घोलने पर जल अपघटित होगा। ये लीजिए, कौन सा लवण जल में घोलने पर जल अपघटित होगा, मतलब टूटेगा। ठीक है, कौन सा लवण जल में विलय होने पर जल अपघटित होगा मतलब टूटेगा। तो विचार कीजिए कौन सा हो सकता है, कौन सा हो सकता है, दिमाग लगाइए। क्या वो NaCl होगा, क्या वो NH4Cl होगा, क्या वो KCl होगा, क्या वो Na2SO4 होगा। यहां पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है बेटा, जल में घोलने पर उन्होंने कहा है जल अपघटित होगा मतलब टूटेगा। जल में घोलने पर क्या होगा, जल अपघटित होगा मतलब क्या होगा, टूटेगा। बात समझ में आ रही, जल में घोलने पर क्या होगा, जल अपघटित होगा मतलब टूटेगा। तो NaCl राइट आंसर होगा क्या, KCl होगा क्या, NH4Cl होगा क्या, या Na2SO4 होगा, कौन सा होगा, सही आंसर क्या होगा। तो यहां पर राइट आंसर होगा NH4Cl। मैं आपको बता दूं NH4Cl जो है ये इस प्रकार से टूटेगा बेटा, NH4 प्लस और साथ में Cl माइनस। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा, NH4 प्लस जो है ये जल में घुलेगा, देखो आप HOH। तो जरा गौर करना, ये करेगा क्या, ये सबसे पहले इस प्रकार से टूटेगा NH3 और H प्लस। तो देखो ये टूट गया, इसने क्या दे दिया, H प्लस दे दिया, और अब ये NH3 इस H प्लस को अपने से जोड़ेगा और बनाएगा NH4 और OH के साथ जोड़ के बना देगा क्या, NH4OH। समझ में आई बात। तो ये देखो ये टूट गया, ठीक है ना, इसने H प्लस दिया, लेकिन सोडियम नहीं टूट सकता था, वो तो सीधे NaOH और HCl बना लेता, ये भी KOH और HCl बना लेता, ये भी सीधे बना लेता। लेकिन ये देखो ये अलग से टूटा है, ये देखो ये अलग से टूटा है, दिख रहा है ना, ये अलग से टूटा है। ठीक, तो इस प्रकार से इसने अपने H प्लस को दे दिया, फिर वहां से H प्लस लिया और OH के साथ जोड़ के क्या बना दिया, NH4OH। तो ये तुमको ध्यान में रखना होगा, ये सब जल में घुलेंगे, ये तीनों जल में घुलेंगे, लेकिन वो जल में घुल के क्या हो जाएगा, टूटेगा मतलब अपघटित होगा। ठीक, जैसे नमक जल में घुल जाता है, ये तीनों ये दोनों भी घुलेंगे लेकिन वो टूटेगा। आपके सामने तोड़ा मैंने उसको, वो टूटेगा, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अंतर समझिएगा। ये देखिए अगला क्वेश्चन, ये फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया लेकिन पलट के आया है ये क्वेश्चन, आप देख लो। इस बार कहता है कि CaF2 की विलेयता को इसके विलेयता गुणनफल के संदर्भ में इस प्रकार से बताइए। तो अपने को उत्तर चुनना सही क्या होगा, ठीक है ना। क्या S बराबर से KSP की घात 1/3, क्या S बराबर से KSP बटे 2 की संपूर्ण घात 1/3, क्या S बराबर से KSP बटे 4 की संपूर्ण घात 1/3, क्या S बराबर से KSP की घात 2 और संपूर्ण घात 1/2। राइट आंसर क्या होगा, दिमाग लगाइए। क्या हो सकता है राइट आंसर, सोचिए क्या हो सकता है।
बहुत सरल सवाल। चलिए निशान आपने लगा लिया होगा। ये भी AB2 प्रकार का बेटा, जैसा कि मैंने कहा। और AB2 प्रकार के लिए कंडीशन क्या होती है? AB2 प्रकार के लिए कंडीशन होती है KSP बराबर से 4S की घात 3, ये होता है। ठीक है, 4S की घात 3। अब क्या होगा? अब यहां पर 4 को हम यहां ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा KSP बटे 4 बराबर से S की घात 3। ठीक है, और उसके बाद यहां से अपन घन हटाएंगे, यहां से घन हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा? घनमूल लग जाएगा। KSP बटे कितना? 4 बराबर से S की घात कितनी हो जाएगी? सॉरी, यहां से 3 हट चुका है तो यहां पर क्या लग जाएगा? तीसरा मूल। और यहां पर कहीं पर भी मूल नहीं है तो 3 की घात अपन हटा देंगे तो KSP बटे 4 बराबर से हो जाएगा 1/3। तो ये राइट आंसर निकल के आएगा S बराबर से। तो S बराबर से देख लो, सबसे पहले तो 1 का मतलब 1/3 की पावर कहां लिखी हुई है? 1/3 की पावर यहां है, यहां है और यहां है, यहां नहीं है, ये तो गलत हो गया। अब इसके बाद देख लो बटे में 4 कहां लिखा हुआ है? यहां बटे में कुछ नहीं है, ये गलत। यहां बटे में 2 ही, ये गलत। यहां बटे में 4 है, ये राइट आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम निकालेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन उठाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा है, ये लीजिए, एक और बच्चों वाला सवाल आ गया। ठीक, तो 0.01 MnAOH विलियन का पीएच क्या होगा? कितना सरल सवाल है। ठीक, राइट आंसर का चूज कर लीजिए, 3 है कि 2 है कि 11 है कि 12। 0.001 MnAOH विलियन का पीएच क्या होगा? दिमाग लगा लीजिए। तो आंसर आपने चूज कर लिया होगा बेटा। यहां पर चूंकि ये क्या है? क्षार है, चूंकि ये क्षार है। ठीक, तो जब यहां से आप OH माइनस आयन का सांद्रण निकालोगे, यहां से आप OH माइनस आयन का सांद्रण निकालोगे तो निकल के आएगा कितना? ये निकल के आ जाएगा बेटा 3। ठीक है, ये निकल के आएगा 3। और जब पीएच का मान निकालने के लिए आप क्या करोगे? OH माइनस आयन का सांद्रण मतलब POH की वैल्यू, POH की वैल्यू यहां पर ये जो लिखा है ना, ठीक, इससे जब आप क्या करोगे? OH माइनस आयन का सांद्रण निकालोगे तो पीएच की वैल्यू 3 आएगी। ठीक है, यहां पर आप देख लेना। ठीक, 1 बटे कितना निकल के आएगा बेटा? 1000। 1000 को हम क्या लिखेंगे? 10 की घात ऋण 3 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? ठीक है, तो यहां पर OH माइनस का सांद्रण निकल के आएगा कितना? 3। ये POH की वैल्यू निकल के आएगी कितनी? 3। इसको हम लिखेंगे 1/1000। 1/1000 मतलब 10 की घात ऋण 3। यहां से मिलेगा POH की वैल्यू, क्योंकि विलयन क्षारीय है, POH की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। फिर आप जानते हो कि PH और धन POH बराबर से कितना होता है? 14। जहां इसकी वैल्यू बेटा कितनी है? 3। ठीक है ना, इसकी वैल्यू कितनी है? 3 बराबर से 14। 3 का पक्षांतर करोगे और 14 में से 3 घटा दोगे तो राइट आंसर निकल के आ जाएगा कितना? 11। ठीक है, तो इस प्रकार से ये राइट आंसर था। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा लवण जलीय विलयन में सर्वाधिक क्षारीय होगा? सोचिए, लगाओ दिमाग और राइट आंसर का चूज करो। निम्नलिखित कौन सा विलयन, निम्नलिखित में से कौन सा जलीय विलयन सर्वाधिक क्षारीय होगा? किसको जल में घोलने पर सबसे ज्यादा क्षारकता हमें देखने को मिलेगी? जेई मेंस 2018 में आया है। सवाल कठिन तो नहीं है लेकिन फिर भी सरल सवाल है, ये आया है। निम्न लवणों में कौन सा जलीय विलयन में सर्वाधिक क्षारीय है? क्या वो FeCl3 है? क्या वो PbCH3COO ट्वाइस है, उसका नाम लेड एसीटेट है? क्या AlCN थ्राइस है, एल्यूमिनियम साइनाइड? या फिर पोटेशियम एसीटेट है? कौन है जो जलीय विलयन में सबसे ज्यादा क्षारीय होगा? जलीय विलयन में सबसे ज्यादा क्षारीय होगा? फटाक से 10 सेकंड में, बच्चों वाला सवाल है, 10 सेकंड में आंसर आना चाहिए फट से। सोचिए सोचिए सोचिए, सर्वाधिक क्षारीय कौन होगा? दिमाग लगाइए, सर्वाधिक क्षारीय कौन होगा? बहुत सरल था बच्चों, इसका राइट आंसर निकल के आएगा ये। ऐसा क्यों? क्योंकि जब इन तीनों को, इन चारों को जब हम जल में घोलेंगे तो ये भी दुर्बल क्षार देगा, ये भी दुर्बल क्षार देगा, ये भी दुर्बल क्षार लेगा, लेकिन ये अकेला क्या देगा हमको? प्रबल क्षार KOH देगा। ये अकेला हमको प्रबल क्षार KOH देगा। ये दुर्बल क्षार देगा FeOH थ्राइस, ये हमें दुर्बल क्षार देगा AlOH थ्राइस, ये भी दुर्बल क्षार देगा PbOH ट्वाइस, लेकिन ये इकलौता है जो प्रबल क्षार देगा KOH। इसी कारण केवल इसी का जलीय विलयन सबसे ज्यादा क्या होगा? क्षारीय, बाकी सबका कम क्षारीय होगा। ठीक है, बहुत इजी था। चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन को थोड़ा आपके लिए छोटा कर लेते हैं ताकि आपको ये पूरा पूरा दिखाई दे। ठीक, अब देखिए क्या लिखा है, निम्न बफर विलयनों में उभय प्रतिरोधी विलयन कौन सा है। ये 4 बफर विलयन अपने को दिए गए हैं, ठीक है ना, 4 विलयन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा बफर विलयन या उभय प्रतिरोधी विलयन। और क्या लिखा है, एक क्षारीय बफर निम्न के विलयनों को मिलाने पर बनता है। मतलब अपने को 2 प्रश्न छांटने हैं, बफर विलयन छांटना है और क्षारीय बफर विलयन छांटना है। ठीक है, अब दिमाग लगा लीजिए, बच्चों वाला सवाल है ये भी, सोचिए क्या होगा सही उत्तर। बहुत आसान सा सवाल है आपके लिए ये, ठीक, बिल्कुल भी कठिन नहीं है मेरे हिसाब से, तो बिल्कुल भी कठिन नहीं है आपके लिए। अब आप देखिए क्या कर पाते हैं। उम्मीद है आपने उत्तर चुन लिया होगा। तो मैं आपको समझा दूं कि यहां पर अपने को क्या करना, बफर क्षारीय बफर छांटने के लिए अपने को सबसे पहले देखना दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार कहां दिया है, ठीक, तो यहां तो प्रबल क्षार दिया है, ये गलत है। यहां भी अपने को प्रबल क्षार दिया है, ये गलत है। 2 जगह पे अपने को दुर्बल क्षार दिया है, एक ये और एक ये। ठीक, अब दुर्बल क्षार के साथ कौन होना चाहिए, उसी दुर्बल क्षार का किसी प्रबल अम्ल के साथ बना लवण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लवण। लेकिन यहां देखो दुर्बल क्षार के साथ क्या दिया है, अम्ल दिया है, लवण नहीं दिया, तो यह गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ये दुर्बल क्षार है और ये उसी दुर्बल क्षार का किसी प्रबल अम्ल के साथ बना हुआ लवण है। ठीक है ना, याद रखिएगा। इसीलिए ये क्या कहलाएगा, क्षारीय विलयन। बहुत आसान सा आंसर था ये, ठीक है, आसानी से आप निकाल सकते थे। ये लीजिए एक और क्वेश्चन आया है आपके लिए। मैं आपको बता दूं, मैंने आपके लिए जो क्वेश्चन निकाले हैं ज्यादा हाई लेवल के नहीं है, बहुत आसान है। ये मीडियम कैटेगरी के लिए है आपके लिए, मीडियम, ठीक है, याद रखिएगा। और यदि आप चाहें तो इसके लिए हम हाई लेवल के सवाल भी लेके आ सकते हैं जो टोटल ही न्यूमेरिकल के ऊपर बेस्ड है, ठीक। लेकिन चूंकि मतलब मिले जुले उत्तर आते हैं, इसलिए मैंने उसी हिसाब से सारे क्वेश्चन को छांटा है, याद रखिएगा, ठीक है, सारे क्वेश्चन को उसी हिसाब से छांटा। देखो क्या लिखा हुआ है यहां पर, निम्न में से किस बफर विलयन के लिए पीएच का मान 7 होगा। चलो निकाल लो, बहुत आसान। किस बफर विलयन के लिए पीएच का मान 7 होगा। सॉरी 7 नहीं, 7 से कम होगा। किस बफर विलयन के लिए 7 से कम नहीं, 7 से ज्यादा बेटा, सॉरी, यहां पर 7 बड़ा है, पीएच बड़ा है 7 से, तो किस बफर विलयन के लिए पीएच मान 7 से ज्यादा है। 7 से ज्यादा है, 7 भी नहीं, 7 से ज्यादा है, ठीक। क्या वो CH3 COOH CH3 COONA है, क्या वो HCOOH और HCOOK है, क्या वो CH3 COONH4 है, क्या वो NH4OH और NH4Cl है। वो कौन है, वो कौन है, लगा लो दिमाग। चलिए उत्तर चुन लिया होगा आपने, ज्यादा समय दे दिया मैंने। ये तो नहीं हो सकता, ये अकेला है क्योंकि, ठीक है ना। तो बफर विलयन पहले देखना, तो बफर विलयन में क्या चाहिए अपने को, कोई भी दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार चाहिए। तो भाई यहां दुर्बल अम्ल दिया है, ठीक है, यहां भी दुर्बल अम्ल दिया है और यहां दुर्बल क्षार दिया है, ठीक। अच्छा, अब अपने को क्या करना है, यहां पर दुर्बल अम्ल और उसी दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार के साथ कनेक्शन है, बिल्कुल सही। यहां भी दुर्बल अम्ल और दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार के कनेक्शन है, ये भी सही है। और यहां दुर्बल अम्ल और इसी दुर्बल अम्ल का किसी प्रबल क्षार के साथ क्या है, कनेक्शन है, ठीक है ना। ये दुर्बल क्षार और उसी दुर्बल क्षार का किसी प्रबल अम्ल के साथ कनेक्शन है, ठीक। अब यहां पर हमें यह देखना है कि कौन सा जो बफर विलयन है उसका पीएच मान 7 से ज्यादा होगा, 7 से ज्यादा। ये तो प्रबल अम्ल है, ये गलत है, प्रबल अम्ल है, दुर्बल नहीं है ये, है ना, ये फार्मिक अम्ल है, ये प्रबल अम्ल है, तो ये तो गलत हो गया। तो यहां पर देख लो, अब ये दोनों तो गलत हो गए, बच गए ये दोनों, है ना, ये प्रबल अम्ल है इसीलिए गलत हो गया। तो ये एक दुर्बल अम्ल है, ये दुर्बल क्षार। अब देखो इनसे कुछ पता नहीं चलने वाला, अपने को पता चलेगा इससे। जब अपन इसको जल में घोलेंगे तो ये हमको देगा NaOH प्रबल क्षार, और जब हम इसको जल में घोलेंगे इन दोनों को तो ये हमको देगा NH4OH दुर्बल क्षार। अब तुम देख लो, यदि इनको पानी में डालेंगे तो यहां तो दुर्बल अम्ल है ही,
ये टूट के हमें क्या देगा, NaOH प्रबल क्षार, ये तो दुर्बल क्षार है ही, ये टूट के हमें देगा एक और दुर्बल क्षार और उसके साथ क्या देगा, प्रबल अम्ल देगा। ठीक है, तो इसका पीएच मान बेटा 7 से कम हो जाएगा क्योंकि ये प्रबल अम्ल दे रहा है, और इसका पीएच मान 7 से ज्यादा हो जाएगा क्योंकि हमको क्या दे रहा है, प्रबल क्षार। तो राइट आंसर ये होगा और ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये अकेला था इसलिए गलत हो गया, ये प्रबल अम्ल था इसलिए गलत हो गया। फिर इसके बाद बफर विलयन छांटने के लिए हमें चाहिए दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार, तो हमने दुर्बल अम्ल देखा, दुर्बल क्षार देखा, उसके साथ घटक देखा, वो भी सही थे। लेकिन उसके बाद फिर हमने आगे देखा, तो आगे हमें पता चला कि किस तरीके से हमें क्या कहना चाहिए, निकालना पड़ेगा। यहां पर प्रबल क्षार मिलेगा, यहां प्रबल अम्ल मिलेगा, पीएच मान 7 से कम हो जाएगा, पीएच मान 7 से ज्यादा हो जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। यदि वो चिन्ह पलटा होता, यदि वो चिन्ह ऐसा होता, पीएच कम होगा 7 से, तो राइट आंसर ये हो जाता। ठीक है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ने का काम है एग्जाम में। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, प्रश्न पढ़ते ही नहीं है और उनका उत्तर फिर गलत आ जाता है। ये लीजिए एक और खूंखार सवाल, N/10 NaOH और N/20 HCl के समान आयतनों के मिश्रण से प्राप्त विलयन का जो पीएच है वो क्या होगा, प्राप्त विलयन का जो पीएच है वो क्या होगा, ये निकालना भाई। ठीक है, अब इसके लिए तो एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा भाई। ठीक, अब लगा लो दिमाग, ऐसे क्वेश्चन बड़े खतरनाक होते हैं। क्या इसकी वैल्यू 13.4 आएगी, क्या 12.4 आएगी, क्या 7.6 आएगी, क्या 1.6 आएगी, दिमाग लगा लो, सही आंसर क्या होगा, दिमाग लगा लो। N/10 NaOH और N/20 HCl के समान आयतनों के मिश्रण से प्राप्त विलयन का पीएच क्या होगा। ठीक है, क्या होगा, चलिए इसमें तो सीधी सी बात है, आप तुक्का ही लगाएंगे। ठीक, आप तो तुक्का ही लगाएंगे। चलिए मैं आपको समझाता हूं इसका राइट आंसर कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, यहां पर कुल सांद्रण निकालेंगे, कुल सांद्रता निकालेंगे, है ना। कुल सांद्रता तो हम कैसे निकाले भाई, नार्मलता दी गई है तो कुल नार्मलता हम निकाल लेते हैं, क्या आएगी, कुल सांद्रण हम निकाल लेते हैं। कुल सांद्रण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, तो यहां पर देख लो, इसका सांद्रण, इसका सांद्रण चेक करो कितना है, 1/10 n/10 मतलब 1/10, तो ये आ गया 1/10। ठीक है, 1/10, और इसका आयतन जो भी होगा, इसकी इसकी जो नॉर्मलता है वो 1/10 है, तो ये आ गई 1/10, और आयतन अपन मान लेते हैं v। ठीक है, अच्छा धन, फिर इसका इसकी इसकी नॉर्मलता चेक करो, 1/20, ये आ गई 1/20, आ गई कि नहीं आई, 1/20। ठीक है, अच्छा, और इसका भी आयतन क्या मान लेते हैं अपन, v। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद बटे में इसका आयतन और इसका आयतन, तो v और धन क्या हो गया, v हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, n बराबर से यहां पर अपन v को कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1/10 और धन हो गया 1/20, यहां v को अपन ने निकाल लिए उभयनिष्ठ, ये v और v जोड़ करके हो गया 2v, v से v कट गया। आगे चलते हैं, ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, तो आगे क्या हो जाएगा, 1/10 को हम लिख सकते हैं क्या, 0.1, और 1/20 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/20 को हम लिख सकते हैं 0.5, ऐसे ही लिख सकते हैं क्या, 0.5, 1/10 का तो ये आ गया, और 20 से भाग देना है अपने को किस में, 1 में। ठीक है ना, तो पहले तो 0 बार जाएगा बेटा, फिर आ गया 1, दशमलव का क्या लाए 0, अभी भी भाग नहीं जाएगा तो क्या आ जाएगा 0, फिर आ गया 10, फिर जाएगा दशमलव का 0, ये आ गया 5, तो इसका आंसर आएगा ऐसा। ठीक है, और उसके बाद बटे कितना आ गया 2। अब इन दोनों को यदि अपन प्लस कर लें तो आ जाएगा 0.15। ठीक है, दोनों को प्लस कर लें, बटे कितना आ जाएगा 2, और उसके बाद यदि अपन काटते हैं, आंसर में थोड़ा सा मिस्टेक जैसे लग रहा है, एक बटे 10, 1/20 आ गया राइट।
इस क्वेश्चन को एक बार चेक करना पड़ेगा, ठीक है। एक मिनट हम बुक से चेक करते हैं, ठीक है, कि क्वेश्चन जो है इसका आंसर राइट है कि नहीं। बट मिलेगा कहाँ ये भाई, शायद ये मिल जाए। आंसर, क्वेश्चन तो राइट लिखा हुआ है बेटा। चेक करना जरूरी है। ओके ओके ओके, यहां मिस्टेक हुई है थोड़ी सी, यहां पर थोड़ी सी फॉर्मूले में मिस्टेक हुई है बेटा, और फॉर्मूले में मिस्टेक हुई है इस प्रकार से। चलिए एक बार इसको फिर से, क्या कहना चाहिए, बेसिक से आपको समझाते हैं। थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, शॉर्टकट तरीका मैंने चुना था इसी कारण से। तो यहां पर क्या होगा, यदि कुल नॉर्मलता हमें निकालनी, इस प्रश्न को समझिएगा, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये, लगा ही रहा था मुझे। तो यहां पर क्या होगा, कुल सांद्रता आपको निकालनी है n बराबर से, यहां पर हो जाएगा बेटा, मैं आपको बता दूं, पहले फॉर्मूला बता दूं, n बेस, ठीक है ना, मतलब नॉर्मलता किसकी, क्षार की, फिर इसके बाद उसका आयतन, और माइनस नॉर्मलता किसकी, अम्ल की, और उसके बाद उसका आयतन। ये बी मतलब बेस, ए मतलब क्या हो गया, एसिड, और उसके बाद पहले विलयन का आयतन और दूसरे विलयन का आयतन, ऐसा होगा। इसीलिए आंसर में थोड़ी सी गड़बड़ी आ रही थी, क्या उत्तर लास्ट में निकलता नहीं सही तरीके से, है ना। चलो अब यहां पर आ गया 1/10, ठीक है ना, 1/10, और यहां पर आ जाएगा आयतन, v मान लेते हैं, दोनों का समान आयतन है तो दोनों को v कर देते हैं। फिर ऋण यहां पर आ गया कितना बेटा, 1/20, ठीक है। फिर इसके बाद यहां पर आयतन क्या कर देते हैं, v कर देते हैं, जब भी जैसे ये हो जाएगा 2v। अब इसके बाद जैसे मैंने v को उभयनिष्ठ निकाला था उसी तरीके से निकाल लेते हैं। ये आ गया 1/10 माइनस 1/20 इंटू क्या आ गया, v, और ये निकल के आ गया 2v, v से v कट गया, माइनस के कारण से चिन्ह, माइनस के कारण से मतलब चिन्ह के कारण से मिस्टेक हो रही थी। इसको अच्छे से समझ लीजिए, प्रश्न है ना, आपके लिए दिक्कत पैदा ना करे। तो यहां पर आ जाएगा ये 0.1, ठीक है ना, 10 अपन लिख सकते हैं, और यहां माइनस आ जाएगा कितना बेटा, 0.05 आ जाएगा, ठीक है, और बटे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, v से भी मैंने कट कर दिया। फिर इसके बाद जब आप यहां पर घटाएंगे 0.05 आंसर निकल के आएगा, और बटे कितना 2, तो यहां पर आ जाएगा 0.025, ये आंसर निकल के आ जाएगा, 2 से भाग दोगे तो ये निकल के आ जाएगा। अच्छा ये निकला किसका मान है, तो जरा गौर करना, इन दोनों को मिलने से विलयन अम्लीय बनेगा कि क्षारीय बनेगा। अब देखो अभी भी आंसर बहुत बचा है, इन दोनों को मिलाने पर विलयन अम्लीय बनेगा कि क्षारीय बनेगा, तो जरा गौर करना, ये प्रबल क्षार है, ये प्रबल अम्ल है, ठीक है ना, प्रबल क्षार है, प्रबल अम्ल है, दोनों में से जिसके भाग ज्यादा होंगे वैसा ही विलयन होगा। यदि क्षार के भाग ज्यादा होंगे तो विलयन क्षारीय होगा, और यदि अम्ल के भाग ज्यादा होंगे तो विलयन अम्लीय हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू उसी के हिसाब से निर्धारित की जाएगी। अब देखो यहां पर 1/10, अब आप देखो इसकी वैल्यू ये निकली, और 1/20 इसकी वैल्यू ये निकली, बड़ा कौन है, ये बड़ा है ना, ठीक। कैसे पता चला बड़ा है, क्योंकि उत्तर हमारा धनात्मक आया है तो बड़ा है, यदि हमारा उत्तर ऋणात्मक आता तो छोटा हो जाता। तो यहां पर हमने क्या किया है, क्षार वाली वैल्यू से अम्ल वाली वैल्यू को घटाया है, हमारा उत्तर धन में आया है, हमारा उत्तर धन में आया। विलयन कैसा बेटा, क्षारीय, तो ये जो मान है ना, ये जो मान है ये OH माइनस आयनों के सांद्रण का है, ये OH माइनस आयन के सांद्रण का है, 0.025। अब आप क्या करो, आपको एक सिंपल सा तरीका मैं बता देता हूं, आप यहां से मान निकाल लो, जैसे पीएच का फॉर्मूला होता ना, जैसे पीएच का फॉर्मूला होता ना, पीएच बराबर से क्या होता है, 10 की घात, पीएच बराबर से क्या होता है, सॉरी, पीएच बराबर से होता है माइनस लॉग H प्लस आयनों का सांद्रण, राइट, होता कि नहीं होता। वैसे ही आप पीओएच की वैल्यू निकाल लो, पीओएच माइनस बराबर से क्या होगा, पीओएच माइनस बराबर से हो जाएगा माइनस लॉग, और OH माइनस आयनों का सांद्रण मतलब 0.025। जब आप इसको हल करोगे 25/1000 करके, तो आगे जाके आपको राइट वैल्यू मिलेगी, राइट वैल्यू मिलेगी 1.6, 1.6, ठीक है, राइट वैल्यू आएगी 1.6। अब इसको आगे आपको हल करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर जब आप पीएच और धन पीओएच बराबर से 14 करके आप निकालोगे, यहां पर पीओएच का मान आप रखोगे कितना, 1.6, और 14 में से उसे घटाओगे, ठीक है ना, तो 14 माइनस 1.14,
14 माइनस 1.6, तो यहां पर आ जाएगा ये निकल के बेटा, ध्यान देना, 14.0, 1.6 घटाएंगे, इधर आएगा 4 और इधर आ जाएगा कितना, 12। ठीक है, तो 12.4 ये राइट वैल्यू निकल के आएगी, 12.4 ये उत्तर निकल के आएगा। ठीक है, अब ऐसे भी सवाल हमारे आ सकते हैं जो ज्यादा समय ले लें। ठीक है, तो कम से कम 1 मिनट के अंदर हमें इस सवाल को हल करना होगा, तो सवाल को पहचान लो। ठीक है ना, थोड़ा सा टाइम इसलिए लगा क्योंकि ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, याद रखिएगा। आपको क्या ध्यान रखना है बेटा, फॉर्मूले का आपको ध्यान रखना है। ठीक, जिसको फॉर्मूला याद रहेगा, जिसको ये फॉर्मूला याद रहेगा, वही बच्चा क्या कर सकता है, इस सवाल को हल कर सकता है। इस टाइप के सवालों को अच्छे से पहचान लो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस प्रकार का सूत्र लगा के और उसके बाद आगे हल करना है। दिक्कत आपके सामने यहीं पर आएगी। ठीक है, लेकिन काम आसान है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आपको ये सब हल करवाया गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए ये लीजिए, एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के लिए उचित सूचक क्या होगा। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के लिए बेटा उचित सूचक कौन सा होना चाहिए, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक, तो जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार एक दूसरे से जुड़ेंगे बेटा, तो विलयन कैसा बनेगा, अम्लीय। विलयन कैसा होगा, अम्लीय। और मैं आपको बता दूं, फिनॉल रेड या फिनोप्थेलीन जो है, ये क्षारीय विलयन के सूचक है, क्षारीय विलयन के सूचक। ठीक है ना, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के लिए उचित सूचक कौन सा होगा। ठीक है, तो इनमें से कोई एक चुन लीजिए पहले आप फटाक से। मैं आपको बताना ही भूल जाता हूं, किसी प्रश्न में मैं खुद ही हल करना शुरू कर देता हूं। सही बात है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है सर। तो देखो यहां पर प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के मिलने से बनेगा बेटा विलयन अम्लीय। ठीक है, और ये दोनों क्षारीय विलयन के सूचक है, तो ये तो नहीं हो सकते। ठीक, और मैं आपको बता दूं, मैथिल ऑरेंज और मैथिल रेड ये दोनों ही सही आंसर है, लेकिन किसी एक को चुनना होगा तो मैथिल ऑरेंज चुनिए, लेकिन मैथिल रेड भी हम कहेंगे राइट आंसर है अम्लीय विलयन के सूचक के रूप में। क्षारीय विलयन के लिए तो फिनोप्थेलिन आपने 12वीं में पढ़ा है, और फिनॉल रेड भी इसका बहुत अच्छा सूचक है। ठीक है, चलो, तो ये दोनों चीजें ध्यान में रखना, अच्छा क्वेश्चन है, फंस सकता है आपके लिए। ये लीजिए, यहां पर ये एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। ठीक, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये भी, और इसको भी आपको हल कराया गया है। क्या लिखा है यहां पर, pKa 4.74 और साथ में यहां पर सांद्रता दी गई है आपको। ठीक है, सांद्रता दी गई है इतनी, और आपको बताना CH3COONA का pH क्या होगा। लगा लो दिमाग, बहुत सरल उत्तर है ये वाला। pKa का मान दिया है और आपसे पूछा pH क्या होगा। उम्मीद है आपने निकाल लिया होगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं बेटा बता दूं, एक सूत्र लगता है, और वो सूत्र शायद आपको याद होगा, शायद आपको याद होगा वो सूत्र कौन सा है। pH बराबर से 7-1/2, फिर इसके बाद आएगा pKa। ठीक, और उसके बाद धन आएगा pKc, ये ठीक, या सांद्रता आ जाएगी। चलिए अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 7-1/2, pKa की वैल्यू चेक कर लीजिए कितनी दी गई है, 4.74, धन pKc का मान कितना दिया गया है अपने को, 0.01। ठीक, तो यहां पर हो जाएगा 7-1/2, फिर इसके बाद आ जाएगा 4.74 धन, ये अपने को कितना दिया गया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज सूत्र में थोड़ी सी मिस्टेक है, उसको हम सुधारना चाहेंगे। यहां पर आएगा बेटा log C, यहां पर क्या आएगा, log C सांद्रता। ठीक है, तो सांद्रता अपने को कितनी दी गई है, 0.01। 0.01 को हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहां पर लिखना होगा 10⁻2, 10⁻2 लिखना होगा कि नहीं। अच्छा, अब 10⁻2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 2 आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी सर। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, इधर जोड़ देंगे अपन, तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा, pH बराबर से
pH बराबर से ये 7 आ जाएगा और धन, pH बराबर से 7 आ जाएगा और धन, यहां पर 2 और 4 6 जोड़ देंगे अपन, तो ये हो जाएगा 6.74 और बटे कितना 2, 6.74 बटे 2। और अब इसके बाद यहां पर एक बार चेक कर लेते हैं आंसर में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। यहां पर आएगा ऋण 2, ये ऋण 2 सामने आएगा बेटा, तो इधर आना चाहिए ऋण, है ना। थोड़ा सा गणित में मिस्टेक, समय जल्दी जल्दी ना हो इसके लिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन गलत हो रहा है तो ये मिस्टेक हो जाएगा। चलो फिर से आते हैं रिवर्स, तो ये आ गया pH बराबर से, और यहां पर जाएगा 7 और धन, यहां पर घटा देंगे तो घटाने पर कितना निकल के आ जाएगा 2.74 और बटे कितना 2, घटा देंगे तो इतना आ जाएगा 2.74 बटे 2, और उसके बाद काट देंगे इसको 7 धन 2 एकम 2 दशमलव 2 तिया 6 बचा 1 2 सत्ते 14, उठा के जोड़ देंगे 8.37, राइट आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया बेटा राइट आंसर। ठीक है, सूत्र याद रखिएगा, pH बराबर से 7 धन 1 बटे 2 pKa धन log C। ठीक है, तो ये सवाल 1 मिनट का सवाल है, 1 मिनट का सवाल है, लेकिन सूत्र ध्यान में रखना, हमने इससे कठिन कठिन आपको सवाल करवाए, याद रखिएगा। बेसिक थ्योरी में जो बच्चे इस टाइप के सवालों को नहीं हल किए हैं, ठीक है ना, उनके पास अभी भी मौका है, एमसीसी क्लासेस से जुड़ जाइए, क्योंकि डेली लाइव क्लासों में ऐसे सवाल अभी हल करवाए जाने हैं। इस मंथ बहुत अच्छी तैयारी होनी है। ठीक है, चलिए तो अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये लीजिए अगला सवाल, क्या लिखा हुआ, अम्लीय गुण का बढ़ता क्रम क्या होगा। अम्लीय गुण का बढ़ता क्रम आपको बताना है। इसमें सबसे पहले आपको क्या निकालना है, तो याद रखिएगा, इसमें आपको बताना है दुर्बल अम्ल कौन है, फिर उससे प्रबल कौन है, फिर उससे प्रबल कौन है। तो अम्लीय गुण का बढ़ता क्रम क्या है आपको यह बताना है। अम्लीय गुण का बढ़ता क्रम क्या है आपको यह बताना है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर बहुत सरल था, बहुत अच्छे से इसको चुना जा सकता था। तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा बेटा कि इन तीनों में एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल, इन तीनों में जो प्रबल अम्ल है वो कौन है, वो H2SO4 है। तो H2SO4 प्रबल अम्ल है, मतलब ये दोनों सही हो सकते हैं, ये दोनों तो गलत हो गए। ठीक है, फिर अब बात आ गई इनमें, इन दोनों में से कौन दुर्बल है। तो सबसे दुर्बल अम्ल में यदि इन दोनों में देखा जाए तो दुर्बल अम्ल ये है, ठीक है ना कि ये, तो ये गलत हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये राइट आंसर आएगा, प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल दुर्बल अम्ल। तो ये है बढ़ता क्रम इस तरफ, और इस तरफ है घटता क्रम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, 0.2 ml HCl विलियन pH 3.0 तथा 3.0 ml NaOH विलियन का, जिसका pH कितना है 10 मिलाने पर तैयार विलियन का pH क्या होगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन समय ज्यादा हो रहा है इसलिए मैं केवल इस प्रश्न का, और बारिश होने वाली है बहुत तेज, इसलिए मैं जल्दी क्लास को ऑफ करना चाहूंगा। चलिए तो मैं बता दूं, इसका राइट आंसर आप चुन लीजिए, 2.5, 3.5, 5.5, 6.5। सही आंसर क्या होगा बच्चों, जल्दी से टिक लगा लो, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। राइट आंसर होगा 3.5, राइट आंसर 3.5 होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निकाल के देखिएगा इसका उत्तर बिल्कुल। ये लीजिए एक लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा उदाहरण जो है वो ब्रोंस्टेड लॉरी सिद्धांत का नहीं है। कौन सा उदाहरण ब्रोंस्टेड एवं लॉरी सिद्धांत का नहीं है, इनमें से कौन सा उदाहरण ब्रोंस्टेड एवं लॉरी सिद्धांत का नहीं है। ये AIEEE 2003 में भी आया, उसके बाद भी आया ये क्वेश्चन। कौन सा उदाहरण ब्रोंस्टेड एवं लॉरी सिद्धांत का नहीं है, तो चलिए बता देते हैं। ब्रोंस्टेड एवं लॉरी सिद्धांत का जो उदाहरण है बेटा हमेशा वो होता है जिसमें क्या होता है H+, क्योंकि ब्रोंस्टेड एवं लॉरी सिद्धांत में क्या बताया जाता है, अम्ल प्रोटॉन दाता और क्षार प्रोटॉन क्या होते हैं, ग्राही। तो प्रोटॉन का होना बहुत जरूरी है, और यहां देखेंगे प्रोटॉन मौजूद है, यहां प्रोटॉन मौजूद है, तो भाई ये तो उसके उदाहरण है, लेकिन इनमें कहीं प्रोटॉन दिख नहीं रहा है, इनमें कहीं भी प्रोटॉन दिख नहीं रहा है, तो इसलिए ये दोनों के दोनों हम कहेंगे, ये दोनों के दोनों जो हैं ये राइट आंसर होंगे। दोनों में ही प्रोटॉन नहीं है, इसलिए दोनों सही आंसर होंगे। तो इनमें से किसी में भी आप टिक लगाओगे आपको राइट मिलेगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, कुछ बचा तो नहीं है, नहीं बचा हुआ है। ठीक है, चलिए तो बेटा मैं आपको बता दूं कि एमसीसी क्लासेस जो है बहुत जल्द, मतलब कल से ही हम कहेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक कोर्स जो है वो लॉन्च कर रहा है।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। जिन बच्चों ने अभी तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तैयार नहीं किया है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही शानदार कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं। इसके साथ आपको पूरा रिवीजन भी मिलेगा, और वो भी यूनिट बाय यूनिट। यूनिट बाय यूनिट आपको पूरा रिवीजन मिलने वाला है, इसलिए देर मत कीजिए। कल से ये कोर्स शुरू हो रहा है, एमसीसी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, फायदे में रहोगे और एग्जाम निकाल लोगे। ठीक है, मिलते हैं कल अगले वीडियो में शानदार क्वेश्चन के साथ, याद रखिएगा। चलिए बाय बाय सभी को।